जय हिंद प्यारे बच्चों। परमाणु भार क्या होता है इसे समझ लेने के बाद आगे हम बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम सीखने जा रहे हैं अणुभार कि बेटा ये अणुभार क्या होता है और साथ ही साथ आपेक्षिक अणुभार क्या होता है। तो अणुभार अणु क्या होता है पहले तो आपको मैं ये बताता हूं। आपने बेटा 9वीं 10वीं में पहले भी सीखा होगा कि अणु मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। ठीक है बेटा। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है तो H2O का एक अणु बनता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले तो हम ये देखते हैं बेटा। जैसे मान लो H2O लिखे, जल का सूत्र होता है बच्चों H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु है और साथ ही साथ बेटा ऑक्सीजन का एक परमाणु है। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है तो मैं कह सकता हूं बच्चों की H2O यानी जल का एक अणु बनता है। इसी प्रकार से मान के चलिए ग्लूकोज है आपके पास, तो इसको हमने लिखा C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये सूत्र क्या बता रहा है बच्चों कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए मुझे कार्बन के 6 परमाणु लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 12 परमाणु लेना पड़ेगा और बच्चों ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा एक अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं अणुभार की। अणुभार जिसे बच्चों अंग्रेजी में हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अणुभार या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है चलिए समझते हैं बेटा इसको। तो जैसे हमने परमाणु भार क्या बोला था बेटा, एक परमाणु का भार, वैसे ही बच्चों हम अणुभार को क्या बोलेंगे, एक अणु का भार। सिंपल हम लिख लेंगे क्या, एक अणु का भार। ठीक है, एक अणु का भार क्या कहलाता है बेटा, अणुभार। अब ये एक अणु का भार मैं कैसे निकालूं, थोड़ा सा पहले बेटा उदाहरण से समझते हैं फिर हम परिभाषा लिखेंगे। जैसे मान लो मुझे H2O के एक अणु का भार निकालना है। एक अणु के भार को सर मैं क्या बोल रहा हूं, अणुभार बोल रहा हूं बेटा। तो इसीलिए बन जाएगा क्या, H2O का अणुभार मुझे अगर निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूं, हाइड्रोजन का परमाणु भार लूं, गुणित दो करूं। क्यों सर गुणित दो क्यों, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन दो बार है, H2 लिखा है मतलब दो परमाणु है, दोनों को जोड़ो। या तो तू हाइड्रोजन का परमाणु भार दो बार जोड़ या बेटा हाइड्रोजन के परमाणु भार में दो का गुणा कर, बात तो एक ही होगी। और धन कर दे ऑक्सीजन का परमाणु भार। मतलब मैं लिख के दिखाता हूं बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन का क्या ले लो बेटा, परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार ले लो बेटा और इसमें गुणित कर दो दो। हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणित दो धन O का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। इतना काम कर लो बेटा आप, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन का बेटा परमाणु भार हमें पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था बेटा याद कर लेना और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपने याद कर लिया है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है सर 1 AMU गुणित 2 धन ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 AMU। तो बच्चों ये हो जाएगा एक दूनी 2 AMU धन 16 AMU, मतलब हो जाएगा 18 AMU। और इस प्रकार से मैं किसी भी यौगिक का क्या निकाल सकता हूं बच्चों, अणुभार निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि जब मैं अणुभार निकालना चाह रहा हूं तो उसमें जितने जितने परमाणु हैं उन सबके परमाणु भारों को जोड़ दूं। क्या किया बेटा मैंने, जितने हाइड्रोजन थे उनके परमाणु भारों को जोड़ दिया, जितने ऑक्सीजन के उनके परमाणु भारों को जोड़ दिया। यानी कि अणुभार की मैं दूसरी परिभाषा लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है बच्चों, अणुभार कहलाता है। अणुभार कहलाता है। बड़े आराम से हम इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे एक आध और उदाहरण देख लें चलिए हम। जैसे मान के चलो बेटा आपको निकालना है CO2 का परमाणु भार, सॉरी बेटा अणुभार, CO2 का अणुभार।
तो कैसे निकालें सर हम, देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब मैं लिखूंगा C का परमाणु भार। पहले क्या लिखूंगा बेटा, C का परमाणु भार। देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए हर चीज लिख लिख के समझ रहे हैं, आगे चल के हम लिखेंगे नहीं, सीधे C का जितना होगा वो ले लेंगे धन O का जितना होगा वो ले लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, है धन C का परमाणु भार धन O का परमाणु भार, O का परमाणु भार। और बेटा नीचे जो 2 लगा है उसका कर दो गुणा, नीचे जो 2 लिखा है इसका कर दो गुणा, नीचे जितना भी लिखा उसका गुणा कर दो बेटा उस तत्व में। तो सर कार्बन का हो गया परमाणु भार 12 AMU, ऑक्सीजन का परमाणु भार हो गया बच्चों 16 AMU और गुणित 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 16 दूनी 32 और 32 और 12 जोड़ देंगे बेटा तो आ जाएगा 44 AMU। समझ में आती बात, बढ़िया, ठीक है बेटा। अब लेकिन यहां पर कुछ विद्वान लोगों को एक दिक्कत पैदा हुई। क्या दिक्कत पैदा हुई बेटा, कि ये जो AMU है, AMU इसका बेटा पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। और क्योंकि इसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई तो सर आप इसे अणु के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि अभी तो बेटा हम अणु भार निकाल रहे हैं, तो मतलब इसे हम केवल परमाणु के लिए उपयोग में लाएं, अणु के लिए ना लाएं, ठीक है बेटा। तो ऐसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए हमने बोला कि चल भाई इसको आज से हम AMU नहीं लिखेंगे और इसे हम लिख देंगे बेटा आज से U। परमाणु भार लिखेंगे AMU में और बेटा अणु भार लिखेंगे U में। हालांकि हम परमाणु को U में भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है बेटा यहां पर, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है बच्चों, यूनिफाइड मास, यानी कि एकीकृत द्रव्यमान। एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत मतलब बेटा इसको हम किसी भी चीज के लिए उपयोग में ला सकते हैं, मतलब इसको बेटा मैं परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी के लिए भी ला सकता हूं। लेकिन बच्चों हम केमिस्ट्री में सामान्यतः परमाणु के लिए AMU का उपयोग करेंगे और बेटा अणु के लिए U का उपयोग करेंगे। तो अगर कभी भी आप अणु भार लिख रहे हो बेटा तो AMU मत लिखना, आप उसको लिखना U। U में जो परमाणु भार होगा वो सॉरी बेटा, U में जो अणुभार दिया होगा वो एक अणु का भार होगा। ध्यान रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, इन चीजों को हम आगे भी रिलेट करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसी बात पर हम अब दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपेक्षिक अणुभार, यह बेटा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सर आपेक्षिक मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा मैंने, कि आपेक्षिक मतलब जब हम किसी के सापेक्ष निकालें, यानी कि बेटा जब मैं किसी यौगिक के एक अणु का भार, यानी किसी यौगिक का अणु भार 1/12 C12 परमाणु की भार की तुलना में निकालूंगा तो वही कहलाएगा क्या, आपेक्षिक अणु भार। चलिए परिभाषा लिखते हैं पहले, बाकी बेटा बहुत सारी बातें मैंने इसकी पिछले लेक्चर में सिखा रखा हूं आपको। तो क्या बोल रहा हूं मैं, किसी यौगिक के एक अणु का किसके सापेक्ष बेटा, 1/12 C12 परमाणु के सापेक्ष, C12 परमाणु के सापेक्ष किसी यौगिक के एक अणु का C12 1/12 C12 परमाणु के सापेक्ष, 1/12 लिखे हैं बेटा लेकिन C12 सुधार लेते हैं इसको हम, C12 परमाणु के भार के सापेक्ष, ठीक है, के भार के सापेक्ष भार क्या कहलाता है बच्चों, उस यौगिक का आपेक्षिक अणुभार कहलाता है, आपेक्षिक अणुभार कहलाता है। आई होप बेटा आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब अगर मुझे किसी भी यौगिक का आपेक्षिक अणुभार निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा मैं, सर कुछ नहीं है, हम जिस अणु का अणुभार निकालना चाह रहे हैं
जिस परमाणु यौगिक का अणुभार निकालना चाह रहे हैं उसको ऊपर लिखो, और आपेक्षिक मतलब जिसके सापेक्ष निकालना चाह रहे हैं उसको नीचे लिखो। ये बात तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी जब हम आपेक्षिक परमाणु भार पढ़े थे। तो लिखेंगे हम बेटा यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार, और बटे में क्या लिखेंगे बेटा, बटे में हम लिखेंगे 1/12 C12 परमाणु का भार। ठीक है, इस तरीके से हम आपेक्षिक अणुभार का सूत्र बड़े आराम से बना सकते हैं। ऐसा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सूत्र याद करो, बस आप सूत्र बनाना सीखो, है ना। रटना क्या बेटा, ऐसे टॉपिक तो कोई ऐसा है नहीं कठिन बात जो रटना पड़े। अब मान के चलिए मुझे बोला गया कि सर H2O का आपेक्षिक अणुभार बताइए, तो बता देंगे बेटा, क्या बड़ी बात है। H2O का अणुभार अब भी निकाला था बेटा हमने, कितना आया था 18U, और बटे 1/12 C12 परमाणु का भार अपन क्या मानते चले आ रहे हैं बेटा 1 AMU। AMU से U कैंसिल, U और AMU होते तो एक ही बेटा, बस लिखने की बात है। तो ये आ जाएगा क्या 18। मतलब जैसा हमने आपेक्षिक परमाणु भार में बोला था वैसा ही बेटा मैं आपेक्षिक अणुभार में भी बोल सकता हूं कि जब मैं किसी यौगिक के अणुभार को बिना इकाई के, क्योंकि बेटा इकाई कैंसिल हो जाएगी, बिना इकाई के लिखूंगा तो इसे ही हम बोलेंगे बच्चों क्या, आपेक्षिक अणुभार। तो कुल मिला के बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि H2O के बारे में आज से हमारे पास दो बातें पता चल गई। एक बेटा लिखा होगा 18U और एक तरफ लिखा होगा 18। तो अगर बच्चों 18U लिखा है इसका क्या तात्पर्य है, तो हम बोलेंगे सर इससे हम समझेंगे कि ये जल का क्या है बेटा अणुभार, ये H2O का क्या है बच्चों अणुभार है, या इसे हम बोल सकते हैं कि एक अणु का भार है। क्या है बेटा, ऐसे याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा आगे के लिए कि ये एक अणु का भार है। ठीक है, और जबकि 18 अकेला लिखा है सर, तो ये क्या है H2O का क्या है बेटा आपेक्षिक अणुभार। आपेक्षिक अणुभार मतलब उसी मान को अगर मैं बिना इकाई के लिख देता हूं तो वो आपेक्षिक बन जाता है। यही तो हमने परमाणु भार में भी सीखा था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अणुभार और आपेक्षिक अणुभार। चलिए कुछ काम करते हैं, एक आध सवाल करते हैं अच्छा सा। ये बेटा एक प्रश्न है, निम्न यौगिकों के अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को निकालना है बेटा, निकालेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप लोग साथ में लिखते चले और देखें कि आपसे सही हो रहा कि नहीं। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और बेटा पहले बना के देखो आप लोग, है ना। अगर बनता है तो सही सही, नहीं तो फिर आगे बढ़ा के तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास C6H12O6, नाम तो सुना ही होगा बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज में C6 मतलब C का भार गुणित 6, जिसका लेना है कार्बन का परमाणु भार गुणित 6 धन हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणित 12 धन ऑक्सीजन का परमाणु भार गुणित 6, ऐसे कर देंगे बेटा। तो C का भार तो बेटा आपको पता होना चाहिए 12 AMU होगा, और कितने C हैं बच्चों यहाँ पे 6 है तो गुणित 6 धन, समझ में आया ना। C का भार 12 गुणित 6 धन हाइड्रोजन का भार कितना होता है बेटा 1 AMU होता है, और इसमें हम करेंगे गुणित 12 धन ऑक्सीजन का होता है बच्चों कितना 16 AMU गुणित 6। अब इसको बेटा जोड़ जाड़ लेना गुणा करके आप लोग, तो ये आ जाएगा 180 AMU। लेकिन बच्चों मैंने बताया जब अणु के लिए लिखते हैं तो AMU की जगह हम U बनाना पसंद करते हैं। तो कुल मिला के ग्लूकोज का अणुभार आ गया 180U। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका निकालते हैं सर। Na का कितना होगा बेटा, Na का तो हो गया 23 AMU। अब बेटा मैं AMU नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में जो भी आएगा U हम लगा देंगे। ठीक है, Na का हो गया 23, नीचे 2 लिखा है तो गुणित 2 धन। C का कितना होगा बेटा, C का तो हो गया सर 12, लेकिन C के नीचे कोई अंक नहीं लिखा है तो गुणा कुछ नहीं करूंगा मैं, धन। धन बेटा O का कितना लिखा है, तो O का सर लिखा है 16 और गुणित 3 होगा, तो इसको बेटा हम हल कर लेंगे। अच्छा, लेकिन बच्चों इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है, इसके बाद ये डॉट लगा है। पहली बात तो डॉट के रूप में जब जल होगा बेटा तो ये साधारण जल नहीं होगा, ये क्रिस्टलीय जल होगा, जल क्रिस्टल के रूप में होगा, है ना। ऐसा गीला पानी नहीं होगा बेटा, क्रिस्टल होंगे जल के।
तो ये जो सूत्र है Na2CO3.10H2 ये बेटा धावन सोडा, जो 10वीं में आपने पढ़े होंगे, धावन सोडा का सूत्र है ना। तो अब डॉट को बेटा हम कभी भी प्लस मानेंगे, डॉट को बच्चों हम क्या मानेंगे, धन। अब 10 है तो 10 लिख दो बेटा, और कोष्टक में H2O, H का भार 1 गुणित 2 धन O का भार 16। समझ में आता है बेटा, डॉट को हमने माना धन, 10 है तो 10, और कोष्टक में बेटा H2O को कर लिया बनने। अब बस गणित है बेटा, 23 दूनी 46 और 12, 16 तिया हो गया 48 धन ये हो जाएगा 180। ठीक है ना, 18 धाम 180 ये कर दिए। अब बेटा जोड़ लेते हैं हम, क्या आएगा 48 और 12 हो जाएगा 60, और 60 और 106, 106 में बेटा 180 जोड़ लेना, 286 यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह के यौगिक जो है इनको बच्चों हम बोलते हैं संकुल यौगिक। ये जो संकुल यौगिक या इसको बोलते हैं उपसंयोजक, जो डिब्बा बड़ा सा ब्रैकेट बना रहेगा ये संकुल यौगिक होंगे। ये बेटा 11वीं में तो इक्का दुक्का जगह कहीं मिल गए तो मिल गए, नहीं तो ये 12वीं में बेटा इसका पूरा एक अध्याय है, वहां पर हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसका अणुभार निकालते हैं। के का भार, के का कितना होता है बेटा 39 होता है, गुणित नीचे 4 लगा है तो 4 लिख ले, धन Fe का कितना होगा बेटा, Fe का तो होता है 56, चाहो तो आप याद कर सकते हो Fe का परमाणु भार कितना होता है 56 धन। अब देखो बच्चों यहां पर लगा हुआ है कोष्टक, और कोष्टक के बाहर 6 है। ये कोष्टक के बाहर 6 क्या बता रहा है कि कोष्टक के अंदर जो जो तत्व है इनमें 6 लगा है, मतलब कि ये 6 कार्बन का भी है और बेटा ये 6 नाइट्रोजन का भी है। तो सीधे आप 6 को बेटा कॉमन ले लो। अब 6 गुणित सी का भार धन एन का भार, सी का भार तो होता है बेटा 12 धन एन का भार 14। अब गणित तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा, जोड़ते तो बनना चाहिए। 39 का 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 156 है ना। अगर 40 का करते तो आता है 160, 4 कम कर दिया बेटा मैंने, धन 56 धन ये हो जाएगा कितना 12 और 14 26, 26 का 6 से हम गुणा करेंगे बेटा, 6 6 36 बच गए 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आएगा। इस तरह से जोड़ देंगे है ना। अब इन तीनों को जोड़ते तो बेटा हमसे बन जाएगा 6 और 6 12, 6 3 18 बच गया 1, 5 3 15 और 1 16 बच गया 1, 268 यू, ये आ गया अणुभार। ठीक है बेटा, अब चलिए इसका देखते हैं, किसका बेटा अगले यौगिक का Ca3। Ca का कितना होता है पहले आप ये देखिए, Ca का होता है सर 40 गुणित 3 धन। अब फिर से देखो बेटा ये कोष्टक लगा हुआ है, ये कोष्टक हमें चीख चीख करके बता रहा है कि कोष्टक के नीचे ये 2 है, ये 2 फास्फोरस में भी है और ऑक्सीजन में भी है। तो पहले तो बेटा 2 दोनों में है इसलिए इसको बाहर ले लो। फास्फोरस का भार कितना होता है बेटा 31 धन O का भार होता है 16 गुणित 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से तो ये हो जाएगा क्या, अब जोड़ लेते हैं बेटा 40 दिया 120 धन ये हो जाएगा 2 गुणित 16 चौके 64 और 31, तो 64 और 31 होगा बच्चों कितना 95 ना, 64 और 31 95। अब 95 दूनी करेंगे बेटा तो 120 धन ये आ जाएगा 190, और जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 310 यू। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये कुछ यौगिक आपके लिए मैंने लिख रखे हैं, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। यहां पर कॉपर का चाहो तो आप किताब से देख लेना, नहीं तो बेटा मैं बता दे रहा हूं, ये होता है 63.5। ठीक है, या 63 लेके भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका आप होमवर्क में करिए, कमेंट बॉक्स में बेटा इनका कमेंट करके आप बताइए, मैं ये भी तो मुझे पता चले कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई। तो ये आपका होमवर्क है, इनको आप होमवर्क में करिए, फिर हम अगले लेक्चर में अगली टर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।